एसएचओ साहब अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उनके फ़ोन पर एक फ़ोन आता है और जैसे ही वो उस नंबर को देखते हैं तो एकदम से बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। उसके बाद वो उस फ़ोन को उठाते हैं और फ़ोन को उठाते ही दूसरी तरफ से रोहन बात करता है, जो कि उनके स्कूल टाइम का फ्रेंड था। वह उससे कहता है कि हाँ यार, तू आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि अब तक तो तुझे आ जाना चाहिए था। अब इस बात को सुनकर जो एसएचओ साहब होते हैं वो एकदम से अपने माथे पर हाथ लगाते हैं और कहते हैं कि सॉरी भाई, सॉरी, गलती हो गई और मैं अभी के अभी यहाँ से निकलता हूँ, तो थोड़ी देर तक सभी लोगों को रोक कर रखना। ऐसा कहकर जो एसएचओ साहब होते हैं वहाँ से अपनी गाड़ी को लेकर निकल जाते हैं और तेजी के साथ गाड़ी चलाते हुए 2 दिन पहले की बातचीत को याद करने लगते हैं। दरअसल रोहन, जिसने उन्हें अब फ़ोन किया है, 2 दिन पहले भी उसका फ़ोन आया था और जो रोहन था वह उनके साथ स्कूल में 12वीं क्लास में पढ़ा करता था और ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। तो आज रोहन ने गेट टुगेदर रखा था, यानी कि 12वीं क्लास की जितने भी छात्र छात्राएं थे उन सभी को उसी स्कूल के उसी क्लासरूम में इकट्ठा किया था और आज छुट्टी का दिन था। तो इसी वजह से जो रोहन होता है एसएचओ साहब को पहले ही फ़ोन करके आगाह कर दिया था कि तुम सबसे पहले आ जाना और उसके बाद हम सभी लोगों को बारी बारी फ़ोन करके यहाँ पर बुला लेंगे और सभी लोगों के साथ खूब सारी बातें करेंगे। लेकिन एसएचओ साहब अपने काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए कि वह इस बात को भूल गए थे। लेकिन जैसे ही सुबह सुबह रोहन का फ़ोन आया तो उसके बाद फ़ौरन से वो उसी हालत में, जिस हालत में थे, सीधा वहाँ से निकल जाते हैं गेट टुगेदर के लिए और धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं। मंजिल की तरफ बढ़ने के दौरान उसके दिमाग में ढेर सारी बातें याद आती हैं। स्कूल के वो पल याद आते हैं जब वो सभी एक दूसरे के साथ हंस खिलखिलाया करते थे। कुछ ऐसी शरारतें और कुछ ऐसे पल जिनसे एसएचओ साहब की आंखें नम हो जाती हैं। इसके बावजूद भी वो अपनी गाड़ी को लेकर धीरे धीरे चलते रहते हैं। लगभग 1.5 घंटे का सफर तय करने के बाद वो अपने स्कूल में पहुंच जाते हैं, जिस स्कूल में उन्होंने बचपन में पढ़ाई की थी और 12वीं क्लास इसी स्कूल से की थी। अब उसके बाद वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं और उतरने के बाद बहुत सारी भावनाओं को सोचते हुए उस स्कूल की उस क्लास की तरफ बढ़ने लगते हैं। वह सोच रहे हैं उन दिनों को जब वो कभी इस स्कूल के अंदर खेला कूदा करते थे, मस्तियां किया करते थे और कभी कभी टीचर उन्हें डांटा फटकारा भी करते थे। ऐसे सोचते सोचते वह अपने क्लासरूम में पहुंच जाते हैं और वहां पर उनकी क्लास के ज़्यादातर सभी बच्चे आ चुके थे, जिन बच्चों की ज़िंदगी सबकी अलग अलग हो गई थी। कोई बच्चा तो अपना बड़ा बिजनेस खोल के बैठा हुआ है, किसी की किसी विभाग में नौकरी लगी हुई है, तो कोई बेरोजगार है और मेहनत मजदूरी किया करता है। वहीं पर उन्हें क्लास का सबसे टॉपर बच्चा मिलता है, जो कि फिलहाल एक कंपनी में लेबर का वर्क किया करता है और उसी से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। वहां पर जाने के बाद वे सभी को देखते हैं और सभी के साथ हंस बतियाते हैं। वहां पर एसएचओ साहब और रोहन ने सभी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया था, तो सबसे पहले सभी को चाय नाश्ता दिलाया जाता है और उसके बाद सभी लोग एक दूसरे के साथ उन पुरानी बातों को शेयर करने लगते हैं, जिनको याद करके उन्हें बहुत ही अच्छा आनंद आता है और सभी लोग पुरानी बातों में इतना खो जाते हैं कि स्कूल टाइम की कुछ बातों को यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए एक दूसरे से कहते हैं, जैसे वो कभी उस टाइम पर किया करते थे। तो उसके बाद वो लोग अपने फेवरेट स्पॉटों पर बैठ जाते हैं, यानी कि जो आगे बैठा करता था वो आगे बैठ जाता है, जो पीछे बैठा करता था वो पीछे बैठ जाता है और उसके बाद एक एक बच्चे आकर अपनी स्कूल की कुछ ऐसी हरकतें जिन्हें सोच सोचकर अब भी उन्हें हंसी आती है, उन सभी को स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। सभी लोग उन बातों को परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन तभी जो एसएचओ साहब होते हैं, जो कि पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे, उन्हें एकदम से बचपन की अपनी कुछ ऐसी बातें याद आ जाती हैं, जिन्हें सोचने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो रोहन होता है उसकी नजर अचानक से रविंद्र सिंह पर पड़ती है और जैसे वो एसएचओ साहब को इस तरह से रोते हुए देखता है तो इसके बाद रोहन अपनी सीट से उठता है और उसी के साइड में जाकर बैठ जाता है और उससे पूछने लगता है कि भाई क्या हुआ, तो इस तरह से क्यों कर रहा है। उसके बाद जो एसएचओ साहब होते हैं वो कहने लगते हैं कि भाई कुछ नहीं, बचपन की कोई बातें याद आ गई थी, उन्हीं बातों को सोच सोचकर थोड़ा सा परेशान हो गया हूं। तो रोहन पूछने लगता है कि भाई ऐसी कौन सी यादें हैं जो तुम्हें रुला रही हैं और उनके बारे में हमें नहीं पता है। तो उसके बाद पहले तो जो रविंद्र सिंह होता है वह इस बात के लिए मना करता है, लेकिन वो इस बात के लिए उससे फोर्स करता है और कहता है कि बताओ ना क्या बात है, मैं भी तो जानूं ऐसी कौन सी बात है मेरे दोस्त की जो छुपाए बैठा है। तो इसके बाद जो रविंद्र सिंह एसएचओ होता है वह उसे अपने दोस्त को वहां से बाहर ले जाता है और बाहर ले जाकर एकांत में उससे बात करने लगता है। कहने लगता है कि यार शायद तुम्हें याद होगा और हमारी सभी क्लास को याद होगा सुमन मैडम के बारे में। तो वो कहता है कि हाँ भाई मुझे याद है, सुमन मैडम को मैं भली भांति जानता हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाती थी और हम लोगों से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करती थी। तो वो कहता है कि हाँ सुमन मैडम बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती थी और सभी से प्यार भी किया करती थी, लेकिन मेरे ऊपर उनके बहुत सारे एहसान हैं और मैं
कई बार उनसे मिलने की सोच चुका हूँ, लेकिन काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो क्यों ना आज मैं और तुम दोनों एक साथ चलें उनसे मिलने के लिए। तो उसके बाद रोहन कहने लगता है कि चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मिलने के लिए चलते हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि वो कहाँ रहा करती हैं। तभी जो रविंदर सिंह एसएचओ होते हैं वो कहने लगते हैं कि नहीं भाई, मुझे नहीं पता, मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें जरूर से पता होगा क्योंकि तुम ऐसी बातों पर ज्यादा गौर दिया करते थे। तभी जो उसका दोस्त होता है वो कहने लगता है कि नहीं यार, मुझे नहीं पता, चल एक बार जाकर क्लास में पूछते हैं, किसी ना किसी को तो सुमन मैडम के घर के बारे में पता होगा, और चल आज उनसे मिलकर आते हैं, मेरा भी मन है उनसे मिलने के लिए। इसके बाद दोनों दोस्त अंदर जाते हैं और अंदर जाकर सभी क्लास को अटेंशन करके सुमन मैडम के बारे में पूछने लगते हैं। तभी उसी क्लास के अंदर बैठी हुई एक लड़की जिसकी शादी हो चुकी है और बचपन में वो काफी ज्यादा काली थी, तो इसी वजह से सभी बच्चे उसे काली काली कहकर चिढ़ाया करते थे, लेकिन अब देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। उसे सुमन मैडम के बारे में पता था और क्लास में से किसी को भी नहीं पता था कि उनका घर कहाँ है, और वह कहने लगती है कि हाँ, सुमन मैडम के बारे में मुझे पता है, लेकिन तुम लोग मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे, तो इसी वजह से मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। उससे पहले तुम्हें बताना होगा कि तुम सुमन मैडम से क्यों मिलना चाहते हो। अब इस बात को सुनकर वो लोग थोड़े से हैरान होते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर वो लड़की थी वह बचपन की सी शरारतें कर रही थी, यानी कि यहाँ पर आकर वह पूरी तरह से अपनी उस लाइफ को जी रही है और इसी वजह से ऐसा कह रही है। एसएचओ साहब उसे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, उनका दोस्त भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उनकी एक नहीं मानती और कहती है कि पहले मुझे पूरा कारण पता चलेगा तो उसके बाद ही मैं तुम्हें उनका एड्रेस बताऊंगी, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं बताने वाली। तो इसके बाद जो एसएचओ साहब होते हैं वह सुमन मैडम से जरूर से मिलना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने उन पर बहुत सारे एहसान किए हैं। इसी वजह से वह सभी क्लास के सामने सुमन मैडम से मिलने का कारण बताने लगते हैं। कारण बताने से पहले जब वे सुमन मैडम के बारे में सोचते हैं तो एकदम से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जैसे ही एसएचओ साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो सभी क्लास वाले सीरियस होकर सुनने लगते हैं। उसके बाद एसएचओ साहब बताते हैं कि शायद तुम लोगों को नहीं पता होगा, जब मैं 8वीं क्लास में था तो उसी दौरान मेरी माँ की मौत हो गई थी, और माँ की मौत के बाद मेरे पिताजी मुझे जैसे तैसे करके पढ़ा लिखा रहे थे, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई पर इस बात का बहुत गहरा फर्क पड़ा था, क्योंकि जब माँ घर पर रहा करती थी तो वह खाने के लिए अच्छा खाना दिया करती, अच्छे से कपड़े बना दिया करती, लेकिन जब माँ की मौत हो गई तो उसके बाद जो पिताजी थे उनकी वो नौकरी भी छूट गई, जिसकी वजह से हम ऐसो आराम किया करते थे। अब तो जैसे तैसे मजदूरी करके पिताजी बस मेरी फीस ही भरवा रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्लास के अंदर जितने भी बच्चे थे उन सभी में से किसी ने भी ये बात नोटिस नहीं की। वहीं पर जो सुमन मैडम होती हैं वह इस बात को नोटिस कर लेती हैं, क्योंकि जैसे सुमन मैडम इसका व्यवहार देखती हैं कि यह पूरी तरह से मैले कुचले कपड़ों में आया करता है और बिल्कुल खोया खोया सा क्लास के अंदर रहता है। तो उसके बाद एक दिन जब सभी बच्चे क्लास से निकल जाते हैं तो उसके बाद जो सुमन मैडम है उसे रोक लेती है और कहती है कि बेटा रवि, क्या बात है, मैं काफी दिनों से नोटिस कर रही हूँ तुम एकदम से पूरी तरह से चेंज हो गए हो, गंदे कपड़े पहन कर आते हो, क्लास में चुपचाप बैठे रहते हो, जबकि तुम पढ़ने लिखने में भी होशियार हो, लेकिन कभी भी मैंने तुम्हें खुश नहीं देखा। इस बात को सुनते ही जो रवि होता है, यानी कि जिनका पूरा नाम रविंदर सिंह है और जो कि फिलहाल एसएचओ हैं, वह बचपन में एकदम से फूट फूट कर रोने लगे थे और एकदम से सुमन मैडम के गले लग जाते हैं। अब जैसे ही एक छोटा सा बच्चा जो 8वीं क्लास में पढ़ा करता है वह मैडम के गले लगता है, तो उसके बाद मैडम भी भावनाओं में बह जाती है और उसकी आंखों से भी आंसू टपकने लगते हैं। सबसे पहले वो रवि को चुप कराती है और चुप कराने के बाद कहने लगती है, बेटा क्या हुआ, अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मैडम तो हूं लेकिन माँ के समान हूं, माता पिता और गुरु का स्थान एक ही माना जाता है, तो तुम मुझे बेहिजक होकर बता सकते हो। उसके बाद रवि रो रो कर उन्हें अपनी पूरी कहानी बता देता है। कहता है कि मैडम, माँ की बीमारी के चलते मौत हो गई है और उसके बाद घर में पिताजी रह गए हैं, वो नौकरी भी उनकी छूट गई है जिस नौकरी से वो मेरी फीस अच्छे से भर दिया करते थे, तो इसी वजह से अब वे दिन रात मेहनत करके मेरे प्राइवेट स्कूल की फीस भर रहे हैं, लेकिन वो मुझे अच्छे से तैयार करके नहीं भेज पाते और मुझे बार बार माँ की याद आया करती है। उनसे जैसा खाना बनाया जाता है वैसा खाना बनाकर मुझे दे देते हैं, लेकिन वो खाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं करूँ तो क्या करूँ। यह बात सुनकर सुमन मैडम की आंखों में आंसू आ गए थे और उसके बाद वह झट से उस बच्चे को गले लगा लेती है और कहती है कि बेटा तू चिंता मत कर, आज से तुम्हें बिल्कुल भी खाना लाने की जरूरत नहीं है, खाना तुम्हारे लिए मैं लाऊंगी, और रही तुम्हारे कपड़ों की बात तो मैं बार बार आकर तुम्हारे कपड़ों को साफ कर दिया करूंगी और जितना मुझसे हो पड़ेगा उतना मैं तुम्हारी मदद करूंगी ताकि तुम अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई लिखाई को कर सको। ऐसा कहकर जो सुमन मैडम होती है उस बच्चे रवि के साथ उसके घर जाती है और घर जाने के बाद उसका पिता तो घर पर होता नहीं है, लेकिन सुमन मैडम अच्छी तरह से पूरे घर को संभाल देती है और स्वादिष्ट खाना उन दोनों बाप बेटों के लिए बना भी देती हैं। वहां पर खाना बनाने के बाद जो सुमन मैडम होती हैं रवि को अच्छे
अच्छे से खाना खिलाती हैं। और इसके बाद रवि के पिता जब वहां से वापस लौट आते हैं अपनी मजदूरी से, तो उनसे कहने लगती है कि देखिए, मुझे पता है कि आप लोग मुसीबतों से गुजर रहे हो, लेकिन बच्चे की तरफ भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसके बाद जो रवि का पिता होता है वह भी अपनी सारी समस्याओं को सुमन मैडम के पास रख देता है। और इसके बाद जो सुमन मैडम होती है वो उन्हें समझा देती है कि आप चिंता मत करो। इस बात को सुनकर जो रवि के पिता होते हैं वह इस बात के लिए मान जाते हैं और उसके बाद वह रवि के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, ना कि ज्यादा कमाई पर। रवि की जो फीस होती है वह सुमन मैडम भरने लगती है और धीरे धीरे जो रवि के पिता होते हैं पूरी तरह से इस समस्या से निपट जाते हैं। जो उनके दिमाग में चल रहा था, उन्हें मजदूरी पर जाना पड़ रहा था और वह एक अच्छी सी नौकरी लग जाते हैं। जैसे ही रवि 10वीं क्लास में आता है तो उसके बाद से जो रवि के पिता होते हैं वह सुमन मैडम का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि मैडम, अब मैं अपने बच्चे की फीस अपने आप भर लूंगा, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। यानी कि सुमन मैडम ने सीधा सीधा रवि के उन दिनों में मदद की थी जब उनका सहारा ना तो उनका कोई सगा संबंधी बना था और ना ही कोई रिश्तेदार बना था। हालांकि रवि के भर भर कर रिश्तेदार थे, लेकिन कोई भी रिश्तेदार उस समय पर उनके काम नहीं आया था जब उन्हें रिश्तेदार की सख्त जरूरत थी। इस बात को कहते हुए जो एसएचओ साहब रविंदर सिंह हैं आज, वह फूट फूट कर रोने लगते हैं और उनके साथ पूरी क्लास भी इस कहानी को सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है। सभी लोग एसएचओ रविंदर जी को आकर सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि भाई शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। उसके बाद वह लड़की सभी स्टूडेंट के सामने सुमन मैडम का घर उन्हें बता देती है और इसके बाद वो पार्टी थोड़ी देर में खत्म हो जाती है। जैसे ही वो पार्टी खत्म होती है तो उसके बाद एसएचओ साहब अपने उस दोस्त के साथ अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहां से सीधा उस एड्रेस के लिए निकल जाते हैं जहां पर कभी सुमन मैम रहा करती थी। और इसके बाद थोड़ी देर का सफर तय करने के बाद वो लोग वहां पर भी पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद वे देखते हैं कि एक छोटा सा मकान है, जिस मकान को देखने से लग रहा है कि कई सालों से इसकी मरम्मत नहीं हुई है। उस मकान की तरफ लोग इशारा कर देते हैं कि यही वो एड्रेस है जिसको आप ढूंढना चाहते हो। दोनों दोस्त उतरकर अपनी गाड़ी से उस मकान की तरफ चलने लगते हैं और जैसे ही जाकर जो एसएचओ साहब है वह दरवाजा खटखटाते हैं तो उसके बाद अंदर से एक बुजुर्ग महिला निकलती है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और वह कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोलती है और जैसे ही सामने पुलिस वाले को वर्दी में खड़ा हुआ देखती है तो एकदम से भौचक्की सी रह जाती है और कहने लगती है कि साहब, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या परेशानी हुई आपको जो आपको यहाँ पर आना पड़ा। अब इसके बाद जो रविंद्र सिंह होता है वह इस बात को सुनकर एकदम से मुस्कुराने लगता है, लेकिन सुमन मैडम को देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। वह कहने लगता है कि मैडम, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, मेरा नाम रवि है। अब जो सुमन मैडम होती हैं वो थोड़ी देर तक उसे गौर से देखती हैं और दिमाग पर जोर गिरने से उन्हें समझ आ जाता है कि यह कौन सा रवि है। इसके बाद सुमन मैडम मुस्कुरा देती हैं और जो एसएचओ साहब होते हैं वो उनका पैर छूने के लिए झुकने लगते हैं, लेकिन तभी सुमन मैडम उन्हें रोकती हैं, कहती है कि बेटा, तू फिलहाल वर्दी में है तो वर्दी का सम्मान कर, ऐसा नहीं किया करते। इसके बाद जो एसएचओ साहब होते हैं वो हटते हैं और हटने के बाद एक जोरदार सैल्यूट सुमन मैडम को मार देते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैडम, मैं पैर तो नहीं छू सकता लेकिन आपको सैल्यूट तो कर सकता हूं, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं वो आप ही की वजह से है। उस टाइम पर जो मुझ पर बीत रही थी, अगर उस चीज पर आप गौर नहीं देती तो आज मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता। इसके बाद जो सुमन मैडम होती हैं वह उसकी इस बात को सुन तो लेती हैं और कहने लगती है कि बाहर खड़े होकर ही बात करोगे, चलो अंदर आओ, अंदर आकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय पानी बना देती हूं। इसके बाद दोनों दोस्त अंदर जाते हैं और अंदर जाकर उस हॉल में बैठ जाते हैं, जिस हॉल के अंदर ज्यादातर पुरानी चीजें थी। देखने से लग रहा था कि इन चीजों का कोई भी मैच नहीं है, ये तो इधर उधर से ऐसे ही आ गई है। अब इसके बाद जो रवि होता है वह इन सभी चीजों को देखकर ये बातें उसे काफी ज्यादा अजीब लगती हैं और वह सुमन मैडम से पूछने लगता है कि मैडम, क्या आप यहाँ पर अकेली रहा करती हो, आपके बच्चे कहाँ हैं और आपके पति कहाँ हैं। अब इस बात को सुनकर जो सुमन मैडम होती हैं वो थोड़ी सी भावुक सी हो जाती हैं और उनकी आंख से एक आंसू टपकने लगता है। अब जैसे ही रविंद्र सिंह एसएचओ साहब अपनी मां समान टीचर की आंखों से आंसू टपकता हुआ देखते हैं तो एकदम से खड़ा होते हैं और उनके कंधों पर हाथ धर के कहने लगते हैं कि मैडम, ऐसा क्या हो गया जो आपकी आंखों से आंसू छलके। अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकती हो, मैं अब फिलहाल एक बड़ा अधिकारी हूं और मैं आपकी मदद कर सकता हूं। कोई भी परेशानी हो आप मुझे खुलकर बताओ और मैं आपकी जरूर से मदद करूंगा, क्योंकि आपका स्थान मेरे लिए मेरी मां से बढ़कर है, क्योंकि जब मेरी मां मेरी दुनिया से चली गई थी तो उसके बाद आपने ही मुझे संभाला था। इसके बाद जो सुमन मैडम होती है वह अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। उनको रोता हुआ देखकर एसएचओ साहब एकदम से उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं और उन्हें चुप कराते हैं और पानी पीने के लिए लाकर देते हैं। सुमन मैडम पानी तो पी
लेती हैं, लेकिन ये रोना उनकी दिल की गहराइयों से था, क्योंकि उन्होंने अपने दिल में ढेर सारी बातें छुपा रखी हैं। इसके बाद थोड़ी देर में सुमन मैडम शांत हो जाती हैं और शांत होने के बाद जो एसएचओ साहब होते हैं वो दोबारा से सुमन मैडम से पूछने लगते हैं कि मैडम क्या हुआ, क्या कारण है जो आप इस तरह से रोई, और आपको मुझे बताना होगा, वरना फिर देख लेना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। जिस तरह से वो कभी बचपन में ऐसी जिद किया करता था वैसी ही जिद उसके सामने करता है। तो एकदम से सुमन मैडम इस बात को सुनकर थोड़ी सी मुस्कुरा जाती हैं और अब यहाँ पर एसएचओ साहब को कहने लगती कि ठीक है बेटा रवि, अगर तू जानना चाहता है तो मैं तुम्हें शुरू से सारी बात बताती हूँ। ये बात है उन दोनों की जब मैंने शादी की थी, और शादी करने के बाद हम लोग उस जगह पर आकर बसे थे जहाँ से मैं तुम लोगों को पढ़ाया करती थी। लेकिन हम दोनों की शादी से हमारे घर वाले काफी ज्यादा नाराज थे। सुमन मैडम पीछे से उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी और वहीं के उनके पति रहने वाले थे, लेकिन वहां पर जब उन्होंने प्रेम विवाह किया था तो उसके बाद घर वाले उनकी जान के दुश्मन बन गए थे। तो इसी वजह से वो लोग यहाँ पर आकर गुमनामी की जिंदगी जीने लगे। दोनों पति पत्नी मेहनत करके खाने कमाने लगे। सुमन मैडम स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाया करती, वहां से उन्हें सैलरी भी मिला करती। लेकिन जैसे इनकी शादी को धीरे धीरे समय बीतता है तो उसके बाद ये लोग काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन इनको कोई भी बच्चा नहीं हो पाता है। सुमन मैडम इस बात को लेकर काफी ज्यादा डिप्रेस रहा करती हैं। इधर उनके जो पति होते हैं वह भी इस बात को लेकर ज्यादा डिप्रेस रहा करते हैं। लेकिन दोनों पति पत्नी में काफी ज्यादा प्यार था और इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहते हैं। सुमन मैडम उन बच्चों में खुश रहा करती जिनको वह पढ़ाई लिखाई करती, और इधर उनका पति अपने काम में व्यस्त रहा करता, और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहे थे। अब एसएचओ साहब का दोस्त जो उसके साथ आया था वह भी इन बातों को सुन रहा था, और इस बात को सुनने के बाद उसे पता चल जाता है कि मैडम बच्चों से इतना प्यार क्यों किया करती थी, और यही कारण होगा जो इन्होंने रवि की मदद की थी उस टाइम पर एक मां बनकर। इसके बाद वह आगे बताती हैं कि हम लोगों की जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारे पास कुछ पैसे इकट्ठा हो गए और उन पैसों से हमने अपने सपनों का घर बनाने के लिए एक जगह खरीदी थी। उस जगह को भी खरीद लिया था और उस जगह पर एक आलीशान घर भी बना लिया था, जिसके लिए हम दोनों पति पत्नी सपने देखा करते थे कि इसके अंदर रहेंगे और आराम से अपनी जिंदगी को व्यतीत करेंगे। जिस दिन हमारा गृह प्रवेश था उससे एक दिन पहले हमें एक व्यक्ति आकर बताता है कि ये जो घर आपने बनाया है ये प्लॉट मेरे नाम है और आपका प्लॉट दूसरा है, ये आपको डीलर ने गलत प्लॉट दे दिया है। अब इस बात को सुनकर हमारी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और हम लोग उससे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि कोई बात नहीं भाई, उस प्लॉट को तुम अपने नाम करा लो और इस प्लॉट को हमें दे दो। लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी और उसने कह दिया कि देखो ये प्लॉट तो मेरा है, इसको तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा और तुम्हें जो अपना प्लॉट है वो ढूंढना पड़ेगा। अब मैं और मेरे पति इस बात को देखकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं और उसके बाद जब हम उस डीलर को ढूंढते हैं जिसके थ्रू हमने वो प्लॉट खरीदा था तो वो भी हमें कहीं भी नहीं मिलता है। हम लोग कई सरकारी ऑफिसों के चक्कर काटते हैं लेकिन कोई भी हमारी सहायता नहीं करता है और उसके बाद हमारा जो सपनों का महल होता है उसमें कोई और व्यक्ति रहने लगता है। यह बात मेरे पति से नहीं झेलती है और उसके बाद उनके दिल में बहुत तेज दर्द होता है और इसी दर्द के कारण उनकी मौत हो जाती है। अब उसके बाद हमारे पास कुछ पैसे रह गए थे और उन्हीं पैसों से मैं अपना समय व्यतीत कर रही हूं, लेकिन जब भी कभी मुझे उस घर की याद आया करती है तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैं फूट फूट कर रोने लगा करती हूं। यह बात सुनते ही जो रविंद्र सिंह एसएचओ साहब होते हैं वह कहते हैं कि कोई बात नहीं मैडम, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ बैठो क्योंकि आपका ओहदा मेरे लिए मां के समान है और अभी के अभी मैं आपको उस घर में एंट्री दिलाकर रहूंगा, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो सुमन मैडम होती है वो एसएचओ साहब को रोकने के लिए कहती हैं और कहती है कि बेटा रहने दो, तू कहां झमेले में पड़ेगा और सुना तू कैसा है, कैसी जिंदगी चल रही है। उसके बाद एसएचओ साहब अपने बारे में बता तो देता है लेकिन उनके दिमाग में वही बात घूम रही है कि सुमन मैडम को उनका हक जरूर मिलना चाहिए चाहे जो भी हो जाए। यही सोचकर जो एसएचओ साहब होते हैं उनसे उन डॉक्यूमेंट को लाने के लिए कहते हैं और जब वह नहीं मानती हैं तो उनसे जबरदस्ती करने लगते हैं। कहते हैं कि नहीं माँ, आपको वो डॉक्यूमेंट मुझे दिखाने होंगे और हम लोग पढ़े लिखे हैं और आपने हमें पढ़ाया है तो आप चिंता मत करो, उस जमीन को हम जरूर से ले लेंगे और चाहे जो भी हो जाए आपके सपनों का घर आपके अंडर में हम करवा कर रहेंगे। और जैसे उन कागज को एसएचओ रविंद्र सिंह जी देखते हैं तो उसके बाद सुमन मैडम से कहते हैं कि मैडम आप चिंता मत करो, आपका घर आपको जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आप इतनी ही परेशान हो, आपके पास कोई रोजगार भी नहीं है और अब आप बुजुर्ग भी हो चली हो, तो अब आपको मेरे साथ रहना होगा क्योंकि मेरा हंसता खेलता परिवार है और हम लोग बड़ी अच्छी तरह से रहा करते हैं। आपके इस घर को दिलाने की गारंटी मेरी है और आप फिलहाल मेरे साथ चलो। अब इसके बाद जो सुमन मैडम होती है पहले तो मना करने लगती हैं, लेकिन जो रविंद्र सिंह एसएचओ साहब होते हैं वो उन्हें अपनी कसम दे देते हैं और कहते हैं कि मैडम कोई टाइम ऐसा था कि जिस टाइम पर आपने हमारी मदद की थी, लेकिन अब मैं आपकी मदद करना चाहता हूं और आप मेरी मां के ओहदे पर हो। ऐसा कहकर जो एसएचओ साहब होते हैं वो उन्हें अपने साथ लेकर चलने के लिए तैयार कर लेते हैं और वहां से उनका जो भी थोड़ा बहुत सामान होता है उसे लेकर सीधे अपने घर चले जाते हैं। और जैसे उसके पिता
सुमन मैडम को देखते तो वे देखते ही पहचान जाते हैं कि ये कौन है, क्योंकि कई बार वो उनके घर आई थी। तो उसके बाद जब सुमन मैडम की पूरी कहानी उसके पिता को सुनाई देती है तो वह भी कह देते हैं कि आप चिंता मत करो, ये भी आप ही का घर है और ये आपके बेटा बहू हैं, कोई भी कैसी भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आराम से अपना समय व्यतीत करो। एसएचओ साहब उनके कागजों की कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई करने के बाद वो घर भी उन्हें मिल जाता है। इसके बाद एसएचओ साहब सुमन मैडम को उस घर के अंदर ले जाते हैं और वहां पर उस घर को देखकर वो बहुत सारी पुरानी यादों में खो जाती हैं, जब उन्होंने ये घर बनाया था और सोचा था कि यहां पर वो चीज रहेगी, यहां पर वो चीज रहेगी, लेकिन आज उनके पति उनके साथ नहीं है और यह बात सोचकर दोबारा से उनकी आंखें नम हो जाती हैं। इसके बाद एसएचओ साहब उन्हें अपने पास ले जाते हैं और कहते हैं कि माँ अब तुम्हारा वो घर भी है, तुम जब चाहो मुझे बता देना, मैं तुमको वहां पर घुमा कर ले आऊंगा, लेकिन जिंदगी में कभी भी उदास मत रहना क्योंकि मैं तुम्हारा बेटा हूं। इसके बाद सुमन मैडम एसएचओ साहब को अपने बेटे की तरह रखने लगती हैं और वहां पर जो एसएचओ साहब की पत्नी होती है उसे भी सुमन मैडम के बारे में पता है और वह भी उनकी अच्छे से देखभाल किया करती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कहानी जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।